चलें जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑफ कोर्स प्लेटो है जी। और उसको हमने कल बात करनी स्टार्ट कर दी थी कि हमने किस तरह से लेके चलना। सबसे पहले जी दो तरह की अप्रोचेज हैं हाउ टू अप्रोच द पेपर। एक ये अप्रोच है कि जो इजीएस्ट टॉपिक है विच सीम्स टू बी द इजीएस्ट, बच्चों को वहां से स्टार्ट कराएं और बच्चों के माइंड में आप एक कैफियत पैदा करें कि फिलोसफर्स बड़े मुश्किल हैं, तो उनको फिर हम बाद में करेंगे। एक ये माइंडसेट है, इसको बोलते हैं डिफेंसिव माइंडसेट। एक ये माइंडसेट है कि जिस चीज के अंदर आप घुस रहे हैं, जो उसकी जड़ है, जो उसकी बुनियाद है, उसको हम वहां से शुरू करें ताकि डिफिकल्ट थोड़ी लगे, बेशक थोड़ा प्रॉब्लम आए, बट वंस यू गेट गोइंग तो फिर आपको ये पता हो कि मैं बिल्कुल सही तरीके से चल रहा हूं। तो हमने जी फिलोसफर से ही अपना इसका स्टार्ट करने, वी आर गोइंग फॉर द सेकंड अप्रोच नॉट द फर्स्ट वन। ठीक है, तो हमने इसको जो है वो लेके चलना है। नंबर 2, फिलोसफर्स के अंदर भी एक और बात है कि हमने फिलोसफर को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा प्लेटो को, तो यू विल अंडरस्टैंड इट कि जरूरी नहीं कि किसी चीज को हम किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से हम रूटीन में करते हैं उसी तरीके से अप्रोच करेंगे। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान की बेसिक पॉलिटिकल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, दो बातें हमें बताती है। ज्यादा बातें भी बताती है, बट जिन चीजों के बारे में हम ज्यादा कंसर्न हैं वो कितनी बातें हैं जी? दो। पहली बात यह है कि पाकिस्तान की 70 साला जो सियासी तारीख है उसके अंदर one of the biggest issues which Pakistan's polity has been facing, and that is that people prefer self-interest over public interest. समझ आ रही बात? अब आपने जितनी भी आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है पहले, या जो भी आपने यानी कि पाकिस्तान अफेयर्स वगैरह वट एवर जो भी पढ़ा हुआ है, उसको माइंड में रख के एग्जाम्पल्स हम तलाश करेंगे। पब्लिक ऑफिस नाम से जाहिर है इज फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, राइट? लेकिन पब्लिक ऑफिस को जब होल्ड करेंगे आप, तो कौन होल्ड करेगा? इंसान करेंगे। तो जब इंसान करते हैं तो वो कर तो किसी ओहदे की नुमाइंदगी रहे होते हैं, लेकिन उसको नुमाइंदगी के लिए बंदा कोई ना कोई चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर जो है ना, ये कोई बंदा नहीं होता, ये एक ओहदे का नाम है, ये एक दफ्तर का नाम है, ये एक सरकार के एक प्लेटफॉर्म का नाम है। उसको फिर जाके आप मैं कोई भी शख्स जो वहां पे एलोकेट होगा वो उसकी नुमाइंदगी करे, यानी कि पब्लिक ऑफिस इज फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम मिनिस्टर्स, आर्मी, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, ठीक है, हर तरह पटवारी तक आप आ जाए, ये सारे ऑफिसेस क्या हैं? ये पब्लिक ऑफिसेस हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट, अब पब्लिक ऑफिस का मकसद क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट को परस्यू करना। लेकिन ये बताने की भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, एग्जांपल्स देने की भी जरूरत नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट की बजाय वहां पर परस्यू क्या किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स? सेल्फ इंटरेस्ट। कल बात होगी हमारी कि हमने आइडियलिज्म में नहीं रहना मेंटली तौर पर कि सब अच्छा है, हमने जो चीज जैसे है उसको वैसे देखना है। क्लियर होगी बात? किसी को इतराज तो नहीं कि नहीं ये पाकिस्तान का मसला है ही नहीं, इट इज द कांस्टेंट इशू। क्या नहीं नहीं, ये तो हम एक जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, दूसरा बड़ा जो इशू है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है वो है इंटरफेरेंस।
इंटरफेरेंस तीनों लेवल्स पे, स्टेट लेवल पे, सोसाइटी, और नंबर 3 इंडिविजुअल। अगर मैं रियासत की बात करूं तो सिविल मिलिट्री इंटरवेंशन चलती है, मार्शल लॉज लगते हैं, इनडायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल करती है सिविलियन डोमेन को। अगर मैं रियासत से मिसाल दूं तो हमारी जुडिशरी वो जब 184(3) उसका हाइपर एक्सटेंडेड इस्तेमाल करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशरी क्या करती है तब, उसकी कोशिश होती है कि मैं पार्लियामेंट के इख्तियारात और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके इख्तियारात दोनों के ऊपर मैक्सिमम कब्जा कर लूं। जब 18वीं तरमीम नहीं आई थी तो पाकिस्तान के आइन में एक शिक होती थी 58(2)B। तब हमारे प्रेसिडेंट साहब जो थे उनके पास इतनी पावर होती थी, यानी कि एग्जीक्यूटिव इतना पावरफुल होता था कि वो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको ब्लैकमेल रखता था, क्योंकि उसके पास इख्तियार था कि वो उस पार्लियामेंट को यानी कि वजीर आजम को घर भेज सकता है। और इसकी मिसालें हमें 1990 से लेके 2000 की जो दिहाई है उसके अंदर इस 58(2)B के इस्तेमाल होने की सूरत में नजर आती है। क्लियर हो रही है बात? उसके बाद आप डीएमजी के बंदे से पूछें कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, वो कहेगा पीएसपी वालों का रोल है। पीएसपी से मिले वो कहेंगे डीएमजी का रोल है। पीएमएस अफसरान से मिले वो कहते हैं सीएसएस वाले खा गए। सीएसएस वालों से मिले वो कहते हैं पीएमएस वाले खा गए। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर या जस्टिस या जो है क्या कहते हैं एक जुडिशरी, ये कलेक्टिव मैटर है ना जी, ठीक है ना। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिर्फ जुडिशरी नहीं है, पुलिस भी है, अवाम भी है, आपकी जो है वो क्या कहते हैं प्रिजन भी है, आपकी वकला भी है, आपके जजेस भी हैं, सारे लोग शामिल हैं उसमें। आप जज से बात करें वो कहते हैं वकील का मसला है, वकील से बात करें वो कहता है प्रोसिक्यूशन का मसला है, प्रोसिक्यूशन से मिले वो कहता है जेल वालों का मसला है, जेल वालों से पूछें वो कहते हैं पुलिस का मसला है। राइट, इसका मतलब क्या है कि ये सारे लोग एट स्टेट लेवल दे आर हैबिचुअल ऑफ इंटरफेरेंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल कोई नहीं लेता, और क्या करते हैं जो अपने जाती मामलात हैं उनको दूसरों पे शिफ्ट करते हैं, और दूसरों की पावर्स को मैक्सिमाइज करना, इंक्रोच करना और अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना, वो दैट इज द हॉबी इन पाकिस्तान। अगर सोसाइटी की बात कर लें, अभी मैं आप लोगों से बतौर स्टूडेंट ये पूछूं कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में या सीएसएस के जो पूरी फ्रेटर्निटी है उसमें सबसे बड़ा मसला क्या है, आपने कहना है एकेडमी कल्चर। एकेडमी वालों से पूछ लें कि इस पूरे सिस्टम में क्या मसला है, वो कहेंगे बच्चे मेहनत ही नहीं करते। एफपीएससी से जाके पूछ लें, वो कहेंगे हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसे ही बैठा हुआ है। यानी कि कोई भी सोशल क्लास सोसाइटी के अंदर मौजूद जो बुराइयां हैं उनके अंदर अपना हिस्सा कबूल करने को तैयार नहीं है, और उसकी बजाय क्या करते हैं, ब्लेम भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और पावर्स भी इंक्रोच करने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए कोर्ट्स में क्या हालात चल रहे होते हैं, एक इदारा दूसरे इदारे के खिलाफ पिछले 15 साल से केस लड़ रहा होता है, हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, हमारी फलां चीज पे कब्जा किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पे देख लीजिए, पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी में एक चीज जो आपको हर इंडिविजुअल के अंदर नजर आएगी वो क्या है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कोई नहीं है। मतलब अगर इंफरादी तौर पर भी हमसे देखें ना तो हमें दूसरों की जिंदगी जो है उसमें ज्यादा एक दिलचस्पी नजर आएगी और इंटरफेरेंस जो है वो नजर, आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इन शॉर्ट इंटरफेरेंस जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक, अब देखिएगा बाकी जो मसाइल है ना जिनकी आप हेडिंग्स बनाते रहते हैं पेपरों में, करप्शन फलाना, ये सब चीजें इन वो चीजें जितनी वो इसकी बाय प्रोडक्ट है, इसमें से निकलती हैं। कैसे? अब पहली मिसाल ले लेते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट ओवर
पब्लिक इंटरेस्ट। तो जो बंदा जाती फायदे के लिए अपने दफ्तर को इस्तेमाल करेगा, इसका मतलब है उसने क्या करना है, उसने करप्शन भी करनी है, उसने नेपोटिज्म भी करनी है, वो रेड टेपिज्म भी करेगा, अब्यूज ऑफ पावर भी करेगा, पर्सनलाइजेशन ऑफ पावर, फेवरेटिज्म, वेरी गुड, और सबसे बड़ा ब्लेंडर, सबसे बड़ा ब्लेंडर वो क्या है, वो ये सारे आप लोग समझते हैं ये सबसे बड़ा ब्लेंडर है, मैं इसको नहीं समझता सबसे बड़ा ब्लेंडर। ये सब चीजें कवर हो जाती हैं, स्टेट इतनी बड़ी स्टेट होती है ना, तो ये चीजें चलती रहती हैं। पाकिस्तान जैसी रियासतों में छोटी मोटी, मैंने कल कहा ना, हम जितने मर्जी असूल पसंद हो जाए, हमारा अब्बा आ जाए बाहर, हम अब क्या कहेंगे, लाइन में लग के आओ। मतलब अभी हम इतने ट्रेन नहीं हुए ना ही हमारी कौम अभी उस सोच तक गई। यूरोप में भी तो पुलिस वाले हैं ना, तो उनकी अब्बे सिफारिशें लेके उधर नहीं आते, ठीक है, इथे अब्बा जी लाके चले जाते हैं कि पुत्र है, बंदा है, तू छाड़ दे। तो आप या तो अपने अब्बे को पहले कहेंगे, नहीं कह सकते ना, तो फिर ये मसला। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, जो ऑफिस, जो जगह जिस चीज के लिए बनाई गई थी ना, वो उसके अलावा हर चीज के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये असल रोल है। मैं अगर आपको मिसाल देता हूं, सुनना कितनी बड़ी नेमत है कि नहीं? इमेजिन करें कान ना हो, समात का निजाम ना हो, तो सुनेंगे कैसे? नहीं सुनेंगे ना। इसका मतलब है कानों का काम क्या है? इसी तरह स्टेट को भी बॉडी समझे। एक इदारा, कोई भी इदारा, वो उस स्टेट की कान हो सकता है, उसकी आंख हो सकता है, उसका मैदा हो सकता है, उसका जिगर हो सकता है, उसका दिल हो सकता है, उसका गुर्दा हो सकता है, उसका दिमाग हो सकता है। आप सोचे, सिंपल लॉजिक बात है, कोई इसमें पॉलिटिकल साइंस नहीं मैं पढ़ा रहा, लॉजिक पढ़ा रहे कि अगर आपके दिमाग में, आपके बॉडी में मौजूद कोई भी ऑर्गन काम करना छोड़ दे, नाउ यू टेल मी हाउ वुड यू फील अबाउट योरसेल्फ? सर जी, जिगर फेल हो गया है, गुर्दे फेल हो गए हैं, दिमाग फेल हो गया है, दिल फेल हो गया है, हाथों ने काम करना छोड़ दिया, कानों ने सुनना छोड़ दिया, आंखों ने देखना छोड़ दिया, तो क्या बनेगा? बंदा गया। स्टेट भी ऐसे ही जाती है। मैंने कहा ना, स्टेट और ह्यूमन बॉडी, इनको आपने क्या करना है, एक ही चीज समझना, कि जैसे बंदा चलता फिरता है, तो अगर बंदे को स्टेट नजर नहीं ना आती, तो स्टेट दिखाने के लिए बच्चों को, या वैसे भी थ्योरी भी है पॉलिटिकल साइंस की, प्लेटो एरिस्टोटल उसी पे यकीन रखते हैं, ठीक है। और अभी आपको जो ह्यूमन बॉडी है उसका और स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दरमियान एनालॉजी ड्रा करता भी नजर आएगा, प्लेटो भी और एरिस्टोटल भी, ठीक है। तो वो चीज हम पहले ही उसको एज अ क्लास डिस्कोर्स मैंने अपनी डिस्कशन का हिस्सा बना लिया। ये है असल मसला। मसलन पार्लियामेंट है ना, मुल्क में पार्लियामेंट हो ही ना, तो पता लगे कि कोई मसला ही नहीं है। जब पार्लियामेंट है, यानी कि दिमाग है, और वो काम नहीं करे, तो उसका नुकसान क्या होगा? फिर तबाही होगी। दैट इज वाई पाकिस्तान जो है वो इज सफरिंग सच प्रॉब्लम्स। ये बाय प्रोडक्ट्स हैं इस बड़े मसले की, ये खुद मसले नहीं है। समझ आ रही बात? ये मसले नहीं है। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस। हम किसी पाक अफेयर्स का टॉपिक नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ एक बात समझ रहे हैं कि क्या ये चीज पाकिस्तान में मौजूद है या नहीं। हम सारे एग्री करके, मैंने आपका जहन खोलने के लिए, एक पूरा आर्ग्यूमेंट देने के लिए मैंने आपके साथ ये भी डिस्कशन कर दी, वरना ये ना भी करूं तो मेरा पॉइंट कन्वे हो चुका है कि ये चीज पाकिस्तान में मौजूद है। दैट्स इट। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, गोलियां चलानी चाहिए, लीडर लाना चाहिए, वी आर नॉट इनटू दिस, ये हमारा मौजू ही नहीं, ठीक है। नंबर 2 जी, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, पहली मिसाल दूंगा ह्यूमन बॉडी की।
दूसरी मिसाल दूंगा बाइक की या कार की, और तीसरी मिसाल दूंगा आपको आपके हाउस की। यू विल अंडरस्टैंड कि इंटरफेरेंस कितनी गंदी चीज होती है। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता इमेजिन करें कि आपका जो हैंड है उसको यहां से उतार के और पैर की जगह लगा दिया जाए, और पैर को उतार के हाथ की जगह लगा दिया जाए। एक दफा अपने दिमाग में अपनी पिक्चर बनाए आप। खौफ आ रहा है? इट्स क्वाइट ड्रेडफुल। उसकी वजह, पैर का काम क्या है आपको, हाथ का काम क्या है आपकी, और मूवमेंट है। जुबान को निकाल के नाक की जगह निकाल दे, नाक को उतरवा के इधर अंदर घुसा दे, बंदा अपने आप को देख के चीखे मारे। मेरी बात आप समझ? अल्टीमेट रिजल्ट क्या है ऐसा करने से? बॉडी वुड नॉट फंक्शन, बॉडी वुड नॉट फंक्शन। बाइक, जोर लगा लें, जोर लगा लें, ब्रेक से रेस दे के दिखाएं मुझे आप, जितने मर्जी बड़े आप इंजीनियर, ब्रेक ने रोकना है, रेस ने आपको आगे लेके जाना है। सही? पेट से नहीं देख सकते आप, आंखें होना जरूरी है, वो देखेंगी, पेट नहीं देख सकता, जो मर्जी हो जाए। घर, ठीक है, कभी आपका ख्याल आया हो किसी इंजीनियर, आप किसी बंदे के घर गए, उसने कहा हो यार मैंने ना देखो एक ही बड़ा कमरा बनाया है, उसके आधे हिस्से में मैंने बाथरूम बनाया, आधे हिस्से में मैंने किचन बनाया। ऐसे बंदे को आप लोग क्या कहते हैं? बेवकूफ नहीं, बेवकूफ तरीन बंदा है। वाई? कमरे नहीं है वो दो, वो स्ट्रक्चर नहीं है दो, उनसे दो मुख्तलिफ फंक्शन लिए जाएंगे। तो जो दोनों फंक्शन है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? ऑपोजिट। यू नो, हम लोग किचन को ऐसी जगह पर बनाते हैं जो बिल्कुल सेपरेट हो। बात समझ आ रही? वाई? ताकि हर हिस्सा जब अपना अपना काम करेगा तो बेहतरीन घर बनेगा, गाड़ी स्टार्ट होगी और बॉडी फ्रेश फील करेगी। आप जिस दिन आपकी तबीयत बेहतरीन होती है, धूप शूप निकली हो, आप क्या कह रहे होते हैं कि क्या बात है आज मेरी तबीयत बड़ी बेहतरीन है? वो बेहतरीन तबीयत की डेफिनेशन क्या है? जब बॉडी के सारे हिस्से जिनको जिस मकसद के लिए बनाया गया हो वो अपना अपना फंक्शन सही परफॉर्म कर रहे हो, तो बॉडी क्या कर रही होती है? बॉडी कह रही होती है कि मैं फिट हूं, और आप कह रहे होते हैं कि मैं बेहतरीन। एक सेकेंड, समझ आ रही बात? लेकिन जब इंटरफेरेंस शुरू हो जाए तो फिर स्टेबिलिटी की जगह, ऑर्डर की जगह, स्मूथ फंक्शनिंग की जगह क्या निकलेगा मुंह से? कि तबीयत खराब हो गई। तो स्टेट की जब तबीयत खराब होती है तो उसको डायरिया नहीं होता, उसके जो सिस्टम है उनको डिसऑर्डर हो जाता है, उनके अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाती है, वो डाइस फंक्शनिंग का शिकार हो जाते हैं जिस मकसद के लिए उनको बनाया गया है। ठीक है? और जिसको आप रोज बोलते रहते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल रिफ्ट इन पाकिस्तान। व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल रिफ्ट? दिस इज इंस्टीट्यूशनल रिफ्ट, इंटरफेरेंस, इंस्टीट्यूशनल रिफ्ट। मेरी बात समझ आ रही? अब इसकी हेडिंग्स जितनी मर्जी आप बना लें, इसका नाम कोई भी रख लें, पीछे मुद्दा आप समझ चुके कि मुद्दा क्या है जी। इम्बैलेंस ऑफ पावर, इसको इसके अंदर ऐड करें, इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस की बात करें, उसकी एग्जांपल्स मैंने पहले आपको दी है। जुडिशियल एक्टिविज्म की मिसाल लिखे, मिलिट्री इंटरफेरेंस की एग्जांपल लिखे। जी क्लियर हो गए हम लोग? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये दो इश्यूज जो हैं इन पे हम क्लियर हो गए जी। चले, मुश्किल तो नहीं है जी आप लोगों के लिए? चले चले, गुड हो।
अच्छा जी, अब ये हमने सोचा था कि टॉपिक तो हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, प्लेटो, लेकिन हमने बात किसकी शुरू कर दी है, पाकिस्तान की। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है ना, एक फिलॉसफी वैसे डिफिकल्ट है पूरे 200 नंबरों में, ठीक है, और उनमें से फिलोसफर को अप्रोच कैसे करना है उसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट पता है कौन सा, एप्लीकेशन करना फिलोसफर। ठीक है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट कि हम शुरू ही वहां से करें जो बच्चे की सबसे बड़ी कमजोरी है। पहले उसको फिलॉसफी से डर लगता है, फिर उसको उनकी एप्लीकेशन से डर लगता है। तो मैंने स्टार्ट कहां से करवाया, एप्लीकेशन से। ये हम पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर नहीं पढ़ रहे, ये हम किसको पढ़ रहे थे, प्लेटो को। तो मुझे पता है जी कि हम किसको पढ़ रहे हैं, प्लेटो। मैंने कहा आप लोग परेशान ना हो जाए कि ये पाकिस्तान की बातें शुरू हो गई। ठीक है, तो ये दोनों बातें समझ आ गई जी हमें। अब हम बात करेंगे प्लेटो से कि आपके पास क्या इन दोनों मसलों का हल मौजूद है। मसले समझ आ गए हमें, प्रेफरेंस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर पब्लिक इंटरेस्ट एंड नंबर 2 इंटरफेरेंस। तो ये दो मसाइल हैं। अब इनका हल हमने किससे लेना है जी, प्लेटो से। प्लेटो से पहले हमने उसको सारी रिपोर्ट्स दिखा दी, उसने डायग्नोज कर लिया, उसने कहा बिल्कुल ठीक है ये दो मसले मौजूद हैं और मेरे पास इसकी दवाई या इसका सॉल्यूशन जो है वो भी मौजूद है। प्लेटो ने जो दवाई जो है वो हमें दी है, उस दवाई का नाम उसने क्या रखा, जस्टिस। अब यहां क्लास में बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं उनसे अगर हम पूछते हैं कि जस्टिस क्या है, तो बड़े बच्चे बात करेंगे कि जी सबको बराबरी से ट्रीट करना, ये जस्टिस हो सकता है। कोई बच्चा बात करेगा किसी के साथ ज्यादती ना करना, ये जस्टिस हो सकता है। लोगों को मेरिट पे ट्रीट करना, ये जस्टिस हो सकता है। ठीक है, यही है ना, लोगों को उनके बुनियादी हकूक फराहम करना, ये इंसाफ हो सकता है। समझ आ रही बात। तो हर बंदे के पास कोई ना कोई डेफिनेशन मौजूद है। अब हम प्लेटो से पूछ लेते हैं कि उसने जो वर्ड यूज किया है जस्टिस का, कौन सा वर्ड यूज किया जी, उसकी इससे क्या मुराद। मैंने कल रिक्वेस्ट की थी ना कि एक फिलोसफर कहे ना 2+2 600 होता है, तो पेपर में जाके हमने ये नहीं लिख देना पहली लाइन में, चूंकि प्लेटो ने जो कुछ कहा था मैं उससे एग्री नहीं करता, लिहाजा ये सवाल यहीं पे खत्म हो जाता। ठीक है, और दूसरी बात है मेरे समेत अगर हम सब इतने सियाने हो तो जो सिलेबस बने उसमें ये भी लिखा हो फिर प्लेटो एरिस्टोटल आगे विकास। हमारे पे सवाल नहीं आना, सवाल किस पे आना है, प्लेटो पे आना या जो भी फिलोसफर होगा। तो इसलिए फिर हमने उसकी जो सोच होगी उसको पहले समझना, बाद में देखने समझ नहीं आ रही तनकीद कर दो उस पर। तो जस्टिस पूछेंगे उससे कि उससे क्या है, वो कहता है जस्टिस है मेरिटोक्रेसी। जस्टिस क्या है, मेरिटोक्रेसी। अब एक और पजल शुरू हो गई कि ये मेरिट क्या है, फिर मेरिटोक्रेसी क्या है। तो आपके जहन में फौरन ये आ रहा होगा कि वो वाला इम्तिहान जिसमें कोई नकल ना चले, जिसमें किसी अमीर गरीब को, किसी ऐसी औरत मर्द के फर्क को, सिंधी बलोची पंजाबी के फर्क को, किसी फर्क को मलहूज़े खातर ना रखा जाए, प्योरली ये देखा जाए कि किस बंदे की कितनी वो है कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उसको पोजीशन दे दें। ये क्या है, मेरिट है। अगर हम प्लेटो से पूछते हैं कि मेरिट क्या है, तो वो बड़ी सादा और सिंपल सी डेफिनेशन हमें देता है। वो कहता है कि जिस बंदे का जो वर्चू हो, जिस बंदे का जो वर्चू हो, उस वर्चू के मुताबिक उस बंदे से क्या ले लो, फंक्शन ले लो, तो ये उस बंदे के साथ क्या है, इंसाफ। बात समझ आ रही, जिस बंदे का जो वर्चू है उस बंदे से उस वर्चू के अकॉर्डिंगली कंपैटिबल फंक्शन ले लो, तो क्या होगा, ये उस बंदे के साथ क्या होगा, मेरिट। और मेरिट का मतलब क्या है, ये उसका क्या होगा, इंसाफ होगा।
अब हम बात करने जा रहे हैं एक एक करके वर्चू क्या है, ठीक, कि उसका हम जब कह रहे हैं कि उस बंदे का वर्चू क्या है, तो ये समझ लीजिए कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि उस बंदे की जिंदगी का, उसके सॉफ्टवेयर का, वो जो है उसका एसेंस क्या है, उसका एसेंस क्या है, यानी कि जो उस बंदे का एसेंस है वो उसके मुताबिक आपने उससे क्या करवाना है, उसको फंक्शन। समझ आ रही बात? ठीक। अब आपका अगला सवाल ये आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा, किसी के शक्ल पे लिखा होगा, किसी को कोई ठप्पा लगा होगा, कैसे पता चलेगा कि किस बंदे का एसेंस क्या है, किस बंदे का वर्चू क्या है, ठीक है, किस बंदे की जो इंस्टिंक्ट है, जो उसके अंदर जो भी है, वो कौन है शख्स, वो कहां से पता चलेगा? तो प्लेटो कहता है कि इस चीज को अचीव करने के लिए हमें दो असूलों की जरूरत पड़ेगी। कितने असूलों की? दो असूलों की। उन असूलों का नाम क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, एंड नंबर टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। सर मुझे अगर आप लोग 2 मिनट देंगे, ठीक है, 2 मिनट देंगे तो मेरा ख्याल है फिर आपका सवाल वैलिड भी है, और अभी मुझे आई डोंट नो आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बात जो कर रहे हैं हम, ये बात समझ आ रही है कि नहीं है? चले, इस चीज को अचीव करने के लिए हमें कितने असूलों की जरूरत है जी? दो असूलों की जरूरत है, डिवीजन ऑफ लेबर और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। समझ आ रही बात? अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, पहले हम एक एक करके समझ लेते हैं। आप अपने घर की मिसाल लेना चाहते हैं, वो ले लीजिए। आप इस एकेडमी की मिसाल लेना चाहते हैं, वो ले लीजिए। अपने गांव मोहल्ले की मिसाल लेना चाहते हैं, वो ले लीजिए। इट्स एज सिंपल एज इट, कि अगर किसी चीज को अच्छे तरीके से स्मूथ फंक्शन करना है तो आपको उस काम को तकसीम करना पड़ेगा। टीचर क्लास पढ़ा रहा है, एडमिन वाला बंदा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, ऑफिस बॉय चाय पिला रहा है, सिक्योरिटी वाला बंदा सिक्योरिटी कर रहा है। ये क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर है, बात खत्म। ये क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर है। अगला सवाल जो हमारे जहन में आता है कि इस डिवीजन ऑफ लेबर की बुनियाद क्या है? इस डिवीजन ऑफ लेबर की बुनियाद क्या है? क्यों हम तकसीम कर रहे हैं? मसलन मैं अगर आपको अभी यहां पे कह दूं कि जी ये फलां बच्चा जो है ये चौकीदार है, फलां बच्चा ऑफिस बॉय है, फलां बच्चा उस्ताद है, तो जो उस्ताद बनेगा वो तो छलांग मारेगा, ठीक है, और जो ऑफिस बॉय बनेगा वो परेशान हो जाएगा, वो कहेगा खुदा का खौफ करे मैं पीएचडी हूं, आपने मुझे ऑफिस बॉय बना दिया, है ना? उसको थोड़ा अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? आप लोग, आप रूटीन में भी, ठीक है, आपको कोई जॉब ऑफर हो, ठीक है, कि 5,000 रुपए पे जॉब कर लें, आपको खुदा का खौफ करो भाई, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, कौन सी तुम मुझे ये कर रहे हो? समझ आ रही? तो फिर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन किस चीज का नाम है? जो बंदा जिस फंक्शन में क्या हो, स्पेशल हो, जो बंदा जिस फंक्शन में क्या हो, स्पेशल हो, उसको वही फंक्शन देना चाहिए। जी, लेबर ये हो गई कि हमने काम को क्या कर दिया, अलहदा अलहदा कर दिया। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ये हो गई कि सिर्फ अलहदा नहीं करना, बल्कि जिस बंदे का जो फंक्शन है हमने मेक श्योर करना है कि हमने वो फंक्शन उसको ही देना है, उससे ही वो करवाना है। जी, जैसे बॉडी में मैंने पहले मिसालें दी है ना, हाथ से आप पैर का काम लेके तो देखें जरा,
ठीक है, कभी कान बंद करके सुनने की कोशिश तो करें, आंखें बंद करके देखने की कभी कोशिश तो करें। सही है ना? तो ये क्या है? जो बंदा जिस फंक्शन में स्पेशल है। स्पेशल से मुराद अब इसको जोड़ें यहां से, यानी कि जिस बंदे का एसेंस है, जिस बंदे के अंदर वो क्या है, वर्चू है। सादा जुबान में बात करूं, बिल्कुल सादा, आपने कभी जिंदगी में किसी बंदे को ये कहा है ये बंदा बने ही इस चीज के लिए, अपने समेत? किसी और को कहो, किसी को कहते सुनाओ। मसलन एक बंदा है वो डांस बड़ा अच्छा करता है, आपने सोचो यार इसको वाकई जिंदगी में डांस ही करना चाहिए था, क्या बात, इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। किसी सिंगर को दाद देते हुए कह दियो कि क्या बात है, कोई और दुनिया में शायद होता तो ये ना होता जो आवाज इसकी। किसी पुलिस वाले को देख के कह दियो यार इस बंदे को तो जिंदगी में ना और कुछ नहीं होना चाहिए था, ही इज बॉर्न फॉर टू बिकम पुलिस ऑफिसर। ठीक, किसी डिप्लोमेट की तकरीर सुनी हो, कन्वर्सेशन सुनी हो, और उसके बाद आपने कहा क्या बात है यार इस बंदे को डिप्लोमेट ही होना चाहिए। इससे सादा मिसाल नहीं मैं दे सकता। ओ भाई, आप डिप्लोमेट्स और पुलिस को छोड़ दें, जूता खरीदा हो, किसी मोची से जूता बनवाया हो और आपने उसको देख के कहा वाह चाचा तेरे हाथे विच की है, कमाल है। वो क्यों कमाल है? क्योंकि उसके जो हाथ हैं, उसकी जो सोच है, उसकी जो अकल, वो उस जूते को बनाने में इतनी ट्रेन हो चुकी है कि नाउ ही कैन क्रिएट और मेक अ मास्टरपीस। ठीक, कभी किसी गिटार वाले को, कभी दुनिया की कोई मिसाल नहीं, किसी कोई, मैं कहता हूं स्पोर्ट्स, शोबिज, पॉलिटिक्स, सियासत में कितने लोगों को हम कहते हैं यार क्या सियासी बंदा है, इस बंदे को वाकई सियासत में होना चाहिए। और फिर एक और फिक्रा भी फिर आप कहते होंगे यार इस बंदे को कम से कम पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए था, इस बंदे को कम से कम ये नहीं होना चाहिए था, कितना फारिग आदमी, क्या क्या ये जो ये कर रहा है उसके और इसकी तबीयत में क्या है। मतलब एक बंदा है उसको बंदे बंदे को गालियां निकालने का शौक है, उसका हाईली शॉर्ट टेम्पर्ड है वो, उसको पुलिस में लगा दो, वो तो शाम तक 5 बंदे मार देगा, 20 बंदे के गल पै जाएगा। मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? ये है। तो जो बंदा जिस फंक्शन में, बात हम वहीं पे कर रहे हैं, जो बंदा जिस फंक्शन में क्या है, स्पेशलिस्ट। अब कौन बंदा स्पेशलिस्ट है, इसका जवाब तलाश करते हैं। तो 2 बातें तो पहले हमें पता लगी, जिस बंदे में एसेंस हो, जिस बंदे का वो क्या हो, वर्चू हो, यानी कि जिस बंदे की घुट्टी में नेचर में उस तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन हो। ठीक, जिस बंदे में इनहेरेंट बॉर्न क्या हो, टैलेंट हो। ठीक है, जिस बंदे का मिजाज उस फंक्शन के साथ क्या हो, मिलता हो। टीचिंग देख लें, टीचिंग का डायलेमा क्या है सबसे बड़ा, नहीं नहीं, टीचिंग का इशू क्या है सबसे बड़ा, फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, टीचिंग क्लास में खड़े होना और बच्चों को इंफॉर्मेशन देना टीचिंग नहीं है। ठीक है, तो टीचर भी जो है वो क्लास के अंदर जो मौजूद, जिनसे हम पढ़ते रहे हैं, जिनसे हम पढ़ेंगे आगे सारी जिंदगी हम चल रहे हैं, तो आप लोगों के ज़हन में बड़े उस्ताद होंगे जिनको आप मानते हैं कि यार ये बंदा वाकई इसको उस्ताद होना चाहिए, और बड़े लोग आपके माइंड में होंगे जिनके ज़हन में होगा यार ये बंदा उस्ताद है ही। ठीक है, वजह एक पैशन। ठीक, फिर सिर्फ पैशन, टेम्परामेंट, टैलेंट और नेचर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये काफी नहीं है, काफी नहीं है। जब तक उस बंदे के अंदर ये जितनी टेम्परामेंट है, स्किल्स हैं, टैलेंट है, नेचर है, उनको ट्रेन ना किया जाए, पॉलिश ना किया जाए, कोचिंग ना दी जाए, उसको मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ढाला ना जाए, आपको पता लग जाए ना ये बंदा पेंटर बड़ा अच्छा है,
तो वो उसको उधर बैठे रखोगे, वो जंग लग जाएगा। उसको आप भेजोगे ना दुनिया के किसी बेस्ट आर्टिस्ट के पास, वो 10 साल बाद उसको पाकिस्तान का बेस्ट आर्टिस्ट बना देगा। बात समझ आ रही? तो ये दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो क्या होगा, उस बंदे को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, उसको कोच करना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ सिलेबस, कोई ना कोई उसकी ट्रेनिंग का मैनुअल वो बनाना पड़ेगा। उसके पास कोई ना कोई डिग्री होगी, कोई क्वालिफिकेशन होगी, उसके पास कोई एक्सपीरियंस होगा, तभी तय करेंगे ना कि वो बंदा क्या है, उस फंक्शन में स्पेशल। तो जिस बंदे के अंदर ये सारा कुछ होगा, वो क्या होगा उस फंक्शन के लिए। तो जब हम उस बंदे को, जो कि जिसमें क्या होगा, स्पेशल होगा, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन देंगे, तो ये उस बंदे की क्या के साथ क्या होगा, मेरिट होगा। तो मेरिट इज इक्वल टू जस्टिस होगा। ठीक है, मजे की बात है, ये बात मैं आपको अभी से आधा घंटा पहले पढ़ा चुका। क्या बात की थी, आंख आंख का काम करे, हाथ हाथ का करे, तभी बॉडी खूबसूरत लगेगी ना। ठीक है, आंखों पे आपने रखा हो हाथ है और दुआ मांग रहे हो आप, या अल्लाह मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे नजर दे दे। भाई आंखों से हाथ हटाओ, आंखों का जो काम है उनको क्या करने दो, उनका काम करने दो। तो जब जो चीज जिस चीज के लिए बनी हो, जब वो अपना काम कर रही हो, तो ये उसका क्या है, और मेरिट का मतलब है ये उसका क्या है, इंसाफ। समझ आइए जी बात की, क्लियर हो गया। अब इसके आगे एक और दिलचस्प सवाल है कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर करनी है, या लोगों को उनके स्पेशलिस्ट फंक्शंस देने हैं, क्राइटेरिया तो पता लग गया जी, क्राइटेरियाज पता लग गए, ये हैं वो सारे क्राइटेरियाज। आपने कभी बॉडी टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कोई टेस्ट करवाया, वो टेस्ट क्या है बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, वो टेस्ट क्या बताता है, हैं? ब्लड के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी मिकदार मेयार बताता है कि कौन सी चीज मेयार में कितनी अच्छी है, मिकदार में कितनी है, क्वालिटी और क्वांटिटी बता। अब प्रॉब्लम ये है कि इंसान जो है ना, ये बड़ी बुरी चीज है, इसको देख के भी मेजर नहीं कर सकते कि इसमें क्या टैलेंट है। ना ही दुनिया में आज तक कोई आला इजाद हुआ है कि जो इसकी नब्ज पे लगाया जाए और फौरन से बत्ती जल जाए कि इस बंदे को फुटबॉलर बनाना, इसको टीचर बनाना, इसको शागिर्द बनाना, इसको पेंटर बनाना, इसको आर्टिस्ट बनाना, इसको ये करना वो करना। ठीक है, प्रॉब्लम है ना। ना ही कोई, मैंने कहा ना इतना सिंपल नहीं है कि ब्लड ग्रुप कराया और पता लग गया बंदे का ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, क्या है। ठीक है, तो प्लेटो से हम यही तवक्को करेंगे कि वो इसका हमें एक अच्छा सोल्यूशन दे, क्योंकि इट इज अ प्रॉब्लम कि लोगों में ओहदे कैसे तकसीम करें। अगर तो मेरिट भी रिश्वत की बुनियाद पे करेंगे तो आप इतराज करने आ जाएंगे, अगर मैं सिफारिश की बुनियाद पे करूंगा आप इतराज करने आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई क्या होना चाहिए, कोई ऐसा क्रेडिबल सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर से पता चल सके कि किस बंदे का एसेंस क्या है या उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है जी। तो उसकी जो कैपेबिलिटी होगी, उसकी जो इंस्टिंक्ट होगी, उसको मेजर करने के लिए, उसके एसेंस को, उसके वर्चू को तोलने के लिए, मापने के लिए, जांचने के लिए प्लेटो क्या करता है, प्लेटो इस सारी स्कीम के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता है, उसको बोलते हैं जी थ्योरी ऑफ एजुकेशन। थ्योरी ऑफ एजुकेशन,
डिवीजन ऑफ लेबर और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन करवाने के लिए उसको किस चीज की जरूरत पड़ गई है? एजुकेशन की। क्लियर होगी बात? एजुकेशन की 5 या 4 असम्पशंस जो हैं वो लिख लें इससे पहले कि हम बात करें कि एजुकेशन क्या करेगी। पहली असम्पशन ये है कि प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है ये पब्लिक स्टेट ओन्ड एजुकेशन सिस्टम होगा, प्राइवेट सेक्टर नहीं है ये। प्लेटो का जो एजुकेशन का मॉडल है इसको कौन चला रहा है जी? स्टेट इसकी मालिक है। स्टेट ओन्ड एजुकेशन सिस्टम, आपको पता है ना, पब्लिक सेक्टर होता है और एक प्राइवेट सेक्टर होता है। जो प्लेटो का मॉडल है दैट इज पब्लिक सेक्टर एजुकेशन, रियासत, स्टेट बेस्ड एजुकेशन मॉडल। नंबर 2, इसके अंदर मेंटल एंड फिजिकल दोनों एजुकेशन शामिल है। मेंटल एंड फिजिकल, यानी कि बच्चों को फलसफा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फला फला ये भी पढ़ाया जाएगा और साथ साथ बच्चों को स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक्स और इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उनमें भी लेके आया जाएगा। नंबर 3, ये एजुकेशन जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेगा, जेंडर पैरिटी को इंश्योर करेगा, यानी कि मर्द और औरत उन दोनों के लिए एजुकेशन का निजाम, एजुकेशन हासिल करना, वो उसमें कोई भी रुकावट नहीं डाली जाएगी। नंबर 3 और नंबर 4, एजुकेशन का मकसद, जिस तरह आज हम लोगों का दुनिया चल रही है ना, अक्सर एक सवाल उठाया जाता है कि शायद दुनिया ने तरक्की कर ली है, ठीक है, तो बाज़ ये जवाबों से हमें मायूसी भी होती है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ जगहों में हमने तरक्की नहीं की। आज से 2500 साल पहले इंसान जब एजुकेशन हासिल करता था ना, तो उसका मकसद ये नहीं होता था कि पुत्र रोटी कमा के लिया। पैसों से रोटी कमाना जो है वो पर्पज नहीं था। एजुकेशन का मतलब था कि जिस बंदे के अंदर जो फंक्शन है उसको क्या किया जा सके, पहचाना जा सके और ट्रेन कराया जा सके और पॉलिश किया जा सके। ठीक है, तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की जिसकी मैं और आप प्रोडक्ट हैं, ठीक है, आप खुद देख लीजिए सबसे अच्छी डिग्री कौन सी है? जिसके एंड पे इकोनॉमिक डिविडेंड्स क्या हैं? ज्यादा है। समझ आ रही बात? आप कंपैरिजन कर लें एमबीबीएस वर्सेस पीएचडी इन फिलॉसफी। एमबीबीएस बैचलर डिग्री है, ठीक है, और पीएचडी ऑफ कोर्स, पीएचडी और फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर इधर तो, लेकिन लुक्रेटिव ज्यादा क्या है? एमबीबीएस है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एजुकेशन को हमने क्या बना दिया? टूल ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। तो प्लेटो से आप ये तवक्को ना रखें, बात करने का ये मकसद था। प्लेटो का जो पॉलिटिकल अपना ये एजुकेशन का मॉडल है, इसका सिर्फ एक पर्पस है, और जिस बच्चे को ये लाइन समझ आ गई उसका लेक्चर कनेक्ट हो जाएगा। हो सकता है अभी भी किसी बच्चे के माइंड में ये आ रहा हो कि एजुकेशन क्यों लेके आया, व्हाई एजुकेशन। वैसे तो काफी लॉजिक बन रही है, लेकिन फिर भी तो ये एक एक सेंटेंस में बोल रहा हूं। नंबर 4 जो हमारा लिखना है हमने, टू आइडेंटिफाई, टू ट्रेन एंड educate human, to train, educate human essence, दरमियान में स्लैश डाले, वर्चू फिर स्लैश डाले, टैलेंट, नंबर 4 कैपेबिलिटी। समझ आ गई बात? यानी कि
आप, कुदरत ने आपको जिस फार्मूले के तहत पैदा किया है ना, एजुकेशन का काम है उस फार्मूले को पहचानना और उसको पहचान के उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना, ट्रेन करना, अपना अपना जो है आपको एजुकेट करना। समझ आ रही है ना बात? पहचानना सबसे पहली चीज होती है, पहचान की। सबसे दुनिया का मुश्किल काम है ये, ठीक। इसकी एक एग्जांपल दूंगा, बड़ी जबरदस्त है। बार्सिलोना एक फुटबॉल क्लब है, ठीक है, सुना होगा ऑलमोस्ट सारे बच्चों। उनका एक प्रोग्राम है कि जिसमें वो 4 साल, 3.5 साल, 4.5 साल, 5 साल के जो बच्चे हैं उनका ऑडिशन लेते हैं, ठीक। उन्होंने एक अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, वो देखते हैं कि कौन बच्चा उस एज में उनके उस बनाए हुए पैमाने के मुताबिक या उस स्कोर के अंदर फिट इन होता है। जिसका उनको हो जाए उस बच्चे को वो उनके पेरेंट्स को कहते हैं कि इसको डॉक्टर, इंजीनियर, सीएसपी, फलाना ये वो टिंगड़ा कुछ ना बनाओ, इसको हमारे वाले कर दो, ठीक है। ये बंदा 18, 17, 19 साल की उम्र में जाके ये ही विल प्ले, ही और शी विल प्ले फॉर हिज कंट्री। यूरोप में आज भी आप देख लें, कोई भी स्पोर्ट्स उठा के देख लीजिए, मेजॉरिटी स्पोर्ट्स में उनका जो वर्ल्ड चैंपियन होगा ना, उसकी उम्र क्या होगी? 18, 19। और उसके मुकाबले में हम अगर अपने आप को कंपेयर करें तो हम 25, अभी 30 साल तक तो सीएसएस आपने करना है ना, और सीएसएस भी नहीं कर रहे होते आप लोग, माजरत के साथ थोड़ी सख्त बात है। सीएसएस के 12 महकमे, पीएमएस, लेक्चरर, एडीएफआईए, एडी नैब, अपना डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, उसके बाद एडी लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, अपना एंटी नारकोटिक एएनएफ, ठीक है, उसके बाद जनाब 16वां ग्रेड, 14वां ग्रेड, 9वां ग्रेड, 17वां ग्रेड, 18वां ग्रेड। यानी कि हमने ना, हर बंदे ने कुंडी लगाई हुई है। कुंडी लगाना समझते नहीं? समझ कुंडी लगाना? चलें, इसका और बेहतर वर्जन है, जाल डाला हुआ है। समझ आ रही ना बात की? कुंडी लगाई हुई है, जाल डाला हुआ है, जो भी आ गया मालिक का करम है, जो निकल आया, जो निकल आया, किस्मत पुड़ी है। जिंदगी क्या है? किस्मत पुड़ी है, जो निकल आए अल्लाह अल्लाह से खैर से। जनाब ये इससे भी खतरनाक वर्ड में बोलूंगा, डायरेक्शन तो बड़ी दूर की बात है ना, हमें अपनी पहचान में, व्हाई आई एम मोर फोकसिंग ऑन द वर्ड आइडेंटिफाई। जिस बंदे को खुद की पहचान नहीं है कि मैं हूं कौन, मेरा मेकअप क्या है, वो तो ये है ना कि एक ईंट है, उसको तो नहीं पता कि मैं क्या हूं। ये तो इंसान देखता है ना कि ईंट को ईंट की जगह पे लगाना है, ईंट सर में नहीं मारनी, ईंट को दीवार में लगाना है। सोचे बंदे को अगर अपने ही ना पता हो, तो अगर मुआशरा की दीवार है तो बंदा, हम सारे लोग पता है क्या करते हैं फिर? ये मिसफिट किसको कहते हैं? अभी मैंने मिसालें दी पहले भी, आप ईंट की जगह रोड़ा लगा हुआ है, रोड़े की जगह ईंट लगी हुई है, फुटबॉल की जगह लाइब्रेरी बनी हुई, लाइब्रेरी की जगह फुटबॉल बना हुआ, मुंशी डीएमजी में बैठा हुआ है, डीएमजी वाला मुंशी बैठा हुआ है, ठीक। जिसको जज होना चाहिए वो वकील है, जिसको वकील होना चाहिए वो जज है, जिसको उस्ताद होना चाहिए वो चपड़ासी है, जिसको चपड़ासी होना चाहिए वो उस्ताद है। बात समझ आ रही? ठीक। तो इसलिए फिर एजुकेशन जो है उसका पर्पस क्या है? फिर पहचान करना, आइडेंटिफाई करना कि हु वी आर। समझ आ रही बात की? तो ये वजह है कि बच्चों के अंदर, और बड़ा बात का दुख भी होता है, नए बच्चे आते हैं ना तो उनको, मतलब लोग जो है ना वो दे आर नॉट क्लियर। हमें बड़े लोगों को हम तो पर्सनली भी कहते हैं कि ये कुंडी ना लगाएं, ठीक, फोकस करें एक दो चीजों पे जो भी आप कर सकते हैं। कुंडी लगाएंगे तो फिर आप बेकार परेशान होते हैं, ठीक है। इसी वजह से फिर आपको ग्रेड 19, ग्रेड 20 का ऑफिसर
मैं पहले बड़ी दफा बच्चों को कह चुका हूं, कभी भी ग्रेड 17 के ऑफिसर से जो मोटिवेशन आप वैसे सीखें, सारा कुछ करें, लेकिन सर्विस के मामला कभी भी ग्रेड 17 के ऑफिसर से ना पूछे। उसकी वजह उसने अभी खुद बाहर से देखे, उसको लग रहा है वाह क्या बात है। 19वें ग्रेड के ऑफिसर से मिले ना, अगर वो कहे प्राइवेट लाइफ में, पब्लिक में नहीं, पब्लिकली तो फिर आपको पता है जो रात को कत्ल करते हैं सुबह वो भी हमारी तरह मफलर लगा के खड़े होते खरीद झाड़ रहे होते हैं। मैं एक मदद शहरी, ठीक, उसके किचन में, उसके बेडरूम में, उसके ड्राइंग रूम में बैठ के उससे बात करें, वो फिर आपको बताएगा गोडे गोडे खुदा की कसम रो रहे होते। आई नेवर मेट अ हैप्पी ब्यूरोक्रेट इन माई लाइफ, आई मेट सो मेनी पीपल नॉट अ हैप्पी वन। वजह 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 ये है, मैंने कहा ना कुंडी लगाई हुई है, कुंडी जब शुरू शुरू में लग जाती है तो बड़ा मजा आता है। सर आप जब नई नई जॉब हुई होनी है तो आपने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया होना। अब मैं अगर आपसे वैसे ही पूछ लूं दूसरी तरह, तो उसी अंदरों कहना कि यार बड़े मसले हैं, गलती की थी, गलती नहीं, मैं मुख्तलिफ लोगों की बात, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक, एनीवेज, तो इसका हल यहां से एजुकेशन से क्लियर होगी बात। तो 4 अजम्पशंस हैं सर, पर लोग क्यों सीएसएस के पीछे भाग रहे हैं? लोग सीएसएस के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि सीएसएस लोगों के पीछे भाग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम सारे जो हैं वो पावर चाहते हैं, ठीक है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, बस पहले कबूल कर लें, मान लें कि हम पावर चाहते हैं। मैंने कल क्या बात की, बच्चों से पूछे ना, जरा हम सारे बुरे हैं, सारे कहेंगे सर आप बुरे होंगे, हम तो नहीं, ठीक है। एनीवेज, एजुकेशन क्या करेगी? एजुकेशन एक काम करेगी, वो कल ना एक दोस्त से बात हो रही थी जेंडर के हवाले से। मैंने कहा यार फर्क सिर्फ इतना है कि गोरे जो रियल लाइफ में करते हैं ना, वो अपनी मूवी और सीजन में भी वही दिखा देते हैं। ये औरत और मर्द के दरमियान जो ओपन रिलेशनशिप, इसके लेके बात चल रही थी। सारी बात है, मगरिब का और मशरक का फर्क है। हमारी फिल्मों में आपको खुलेआम वो नजर नहीं आते नज़ारे जो आपको वहां नजर आते हैं। तो मैंने कहा यार बात ये, मैं तो यही समझ पाया हूँ, फर्क इतना है इधर रात की तरीकी में, गांव में हमने देखा है लड़के दीवारें फैलांग के रात को डेट मारने जाते हैं। एक लड़की अपने माँ बाप को नींद वाली गोलियां दे देती है, होता है ऐसे। ये गांव की बातें बता रहा हूं, शहरों में और तरीके हैं। शहरों में बागे जना चले जाएं, ठीक है, रेस कोर्स चले जाएं, बड़े बड़े कैफेज में चले जाएं, लाइब्रेरीज में चले जाएं, हर बंदा तरतीब लगा रहा है, हर बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी में तरतीब लगा रहा है। समझ आ रही बात? लगा रहा है कि नहीं लगा? अब मसला ये, इधर ये बात कर दो कि सोसाइटी को ओपन कर दो, फिर आप कहेंगे बेगैरती फैल रही है। अबे हम हैं ही, ठीक है। गोरा क्या करता है, जो वो करता है वो क्या करता है, दिखा देता है कि भाई हम तो ऐसे रहते हैं। हम रहते भी उनकी तरह, ऊपर से मानते भी नहीं और ऊपर से हाजी सनाउल्ला भी बनते। सही, मतलब ऊपर से मोतबर भी हम बने हुए, सर्टिफिकेट भी जन्नत का हमने जेब में रखा हुआ, ठीक है। और तरीका वारदात जो है ना हमारा, वो थोड़ा डिफरेंट, ठीक। हम औज बिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़ के छुरी फेरते, ठीक, वो बेचारे उसके बगैर फेर देते। समझ आ रही बात? एनीवेज, तो बात हो रही है हमारी एजुकेशन पे। एजुकेशन क्या करेगी? प्लेटो कहते हैं जी 3 फेजेस में एजुकेशन होगी। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। जी, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और
थर्ड फेज। अच्छा, ये फेज के वर्ड से आपने घबराना नहीं, ये तीनों फेजेस से आपने भी गुजरना है। इसको आप मैट्रिक समझ लें, इसको आप बीए समझ लें, और इसको आप पीएचडी समझ लें। ठीक है, कंपनी की मशहूरी और अपनी आसानी के लिए, कि बात मुश्किल ना लगे, ओहो फेज में पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्लियर होगी बात? वो क्या करेगा, जितने बच्चे होंगे औरतें और मर्द, उनका पूल लेगा और उनको स्कूल में एडमिशन करा देगा। तो जैसे हमने मैट्रिक तक, यानी कि पहले कुछ जिंदगी के 10-15 साल पहले के 15 साल एग्जाम्पल ले रहे हम, उसको क्या पढ़ाया, उसको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए। उसके बाद उसका हमने टेस्ट लिया, और टेस्ट लेने के बाद हमें पता चला कि ये बच्चा जो है ये मैट्रिक के इम्तिहान में क्या हो गया, फेल हो गया। आप याद करें उस वक्त को जब आपके मैट्रिक के दोस्त फेल हुए थे मैट्रिक में ही, तो उनके घर वालों ने उनको एक जुमला कहा था, बेटा पढ़ाई आपके बस का काम नहीं है, आप सऊदी अरब का वीजा ले, वहां जाके मजदूरी करें। ठीक है, जो पंजाबी हैं उनके बेहतरीन काम के पुत्र, पढ़ाई तो वास्ता काम नहीं है, वो मज्जा खलोती ने पट्ठे पाओ। जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग होंगे, उन्होंने क्या किया होगा, पुत्र तू ऐसे कर कोई काम सीख ले, इलेक्ट्रीशियन बन जा, ये कर वो कर वो कर। क्या हुआ, कितनी सादा बात है। यही काम प्लेटो ने किया। उन्होंने कहा जो बंदे पहला टेस्ट ही मेरा पास नहीं ना कर पाए, इनसे क्या करवाऊंगा मैं, लेबर करवाऊंगा। इनसे मैं क्या करवाऊंगा, प्रोडक्शन करवाऊंगा, पैदावार लूंगा। ये फैक्ट्रियों में जाएंगे, ये खेतों में जाएंगे, हल चलाएंगे, गंदम पैदा करेंगे, कपड़ा बनाएंगे, फलां करेंगे फलां करेंगे। दूसरा, अगले लोग जो पास हो गए, आपको पता है कॉलेज में दाखिला होता है, फिर कॉलेज में जो पास हो जाते हैं उनका यूनिवर्सिटी से बीए हो जाता है। बीए बड़ी अचीवमेंट होती किसी जमाने में, ठीक है, अब तो खैर कोई नहीं। एनीवेज, अगले को 15 साल समझ लें, हमने उनको क्या किया है, बीए की एजुकेशन दी है, और उसके बाद हमने दोबारा टेस्ट लिया, और जो बच्चे उस टेस्ट में फेल हो गए, जो बच्चे उस टेस्ट में फेल हो गए, हमने उनको कहा कि आपने क्या करना है, आपने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, आपने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, और जो लोग ये टेस्ट पास कर गए, कहां पे पहुंच गए, पीएचडी में, एमफिल और फिर पीएचडी। पीएचडी का इम्तिहान लिया हमने उनसे, उनको फिर कुछ साल हमने पढ़ाया, और उसके बाद उनसे हमने टेस्ट लिया, और जो बच्चे वो टेस्ट पास कर गए, फाइनली हमने उनके वर्ड के साथ क्या लगा दिया, डॉक्टर। डॉक्टर का क्या मतलब होता है, ए बंदा इस चीज का सियाना है, ये बंदा इस चीज का क्या है, स्पेशलिस्ट है। ठीक है, यानी कि उस बंदे ने, बेचारे ने जिंदगी के 40-45 साल एक चीज पे लगाए हैं। समझ आ रही बात? तो उससे फिर हम क्या करेंगे, उसको हम कहेंगे तुम्हें हमने नाम दिया है, तुमने फिलोसफर नहीं बनना, तुमने हुक्मरान बनना है, तुम हेड ऑफ स्टेट हो, यू आर प्राइम मिनिस्टर, यू आर प्रेसिडेंट, यू आर किंग, यू आर क्वीन, व्हाटएवर। समझ आ रही है जी बात की? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक हो गया जी। अब मैंने बात की थी कि हमने क्या पहचानना है, लोगों का एसेंस, उनका टैलेंट, उनकी नेचर, उनकी फितरत। तो इनके अंदर, इनकी फितरत में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमने ये कहा है कि ये क्या करें, लेबर करें। तो जब डायग्नोज किया तो उसके नतीजे में पता चला कि इन, जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सी क्लास है मैडम आपकी? ओके, जी, जिन्होंने, मैडम बैठ जाए बैठ जाए, अच्छा आप यहां आगे आ जाए, कोई मसला नहीं, ये थोड़ा मैनेज करें, कोई बात, चले, क्लियर हो गया जी। अब जिन्होंने क्या करनी है, प्रोडक्शन या लेबर करनी है,
उनसे हम क्या तवक्को करें कि उनकी जिंदगी का निचोड़ क्या होगा, एसेंस क्या होगा, जिस्ट क्या होगा। तो उनके अंदर प्लेटो कहता है कि जो ज्यादा मिकदार पाई गई है वो किसकी पाई गई है, एपेटाइट की। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक वर्ड को। नंबर 2, जिन लोगों से हमने सिक्योरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन करवानी है उनके अंदर वो कौन सा ऐसा केमिकल है जिसकी मिकदार उनके सॉफ्टवेयर में ज्यादा है, और उधर हमें पता चलता है कि वो क्या है, करेज। और उसके बाद नंबर 3, जिन लोगों को हमने हुक्मरान बनाया है, बादशाह बना दिया है, तो उनके अंदर ऐसी क्या खुसूसियत है कि जो बादशाही के लिए जरूरी है। उनके अंदर क्या है, उनके अंदर है रीजन। क्लियर हो गया जी? चले अब इनके ऊपर हेडिंग दे ले। ये क्या है, एजुकेशन के फेज, ये टेबल को बड़ा कर लेते हैं ना ऐसे। ये क्या है, हाउ मेनी ईयर्स, ये क्या है, उस बंदे का फंक्शन। ऐसा ही है ना, लेबर करना एक फंक्शन होता है ना, सिक्योरिटी करना एक फंक्शन होता है। और ये क्या है, ये है उसकी नेचर, ये है उसकी एसेंस। जी 2 मिनट ले लें और अपने दिमाग में अच्छी तरह डिवीजन ऑफ लेबर और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, इन दो चीजों को सोचें कि ये क्या है। जल्दी करें जी, जल्दी करें, जल्दी करें। 1 मिनट लें, 30 सेकंड लें, जितना मर्जी टाइम लें, बट ये माइंड में फौरन आए कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन क्या होती है, क्योंकि मैंने फिर आपसे सवाल पूछना, पता लग जाएगा कि समझ आई है या नहीं। क्लियर हो गया अपने जहन में? क्या इस टेबल के अंदर आपको डिवीजन ऑफ लेबर और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन नजर आ रही है कि नहीं आ रही? कोई बच्चा जिसको ना आ रही हो, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इस टेबल में, इसमें देयर इज नो शेम, जिसको नहीं समझ आ रही ना, इधर को तमगा नहीं मिल रहा, आप बता दें कि मुझे नहीं समझ आ रही। जी क्लियर होगी फिर बात, समझ आ गई प्लेटो ने क्या कहानी डाली है। उसने एजुकेशन को, मैंने बोला था 4 या 5 सेलिएंट फीचर्स लिखने एजुकेशन के, कितने लिखे आपने अभी? 4 लिखे थे। कौन कौन सा? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, education purpose to identify, to train and educate women, essence, virtue. 5वां भी लिख लें, 5वां भी लिख लें। और आपने खुद वो बता दिया मुझे कि द पर्पज इज ऑफ एजुकेशन is to divide the labor and assign the specialist functions. The purpose of education is to divide the labor and assign the specialist functions. To divide the labor and assign the functions या specialist functions. प्लेटो ने, चले अब लिखना बंद कर दें, जितना लिखा गया ठीक है, दैट्स फाइन, जरा समझने पे आ जाए। कितनी स्मार्टली उसने क्या किया है, उसने एजुकेशन का इस्तेमाल किया और उसने मुआशरे को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया। कौन सी क्लास? लेबर क्लास, एडमिन क्लास और रूलिंग क्लास। कितनी स्मार्टली उसने बता दिया है कि भाईजान जो लेबर है वो कौन करेगा, जिनके अंदर क्या होगी, एपिटाइट होगी। सिक्योरिटी कौन करेगा, जिनके अंदर करेज होगी। और रूल कौन करेगा, जिनके अंदर रीजन होगी। ये पता कैसे चलेगा, उसके लिए उसने ये चक्की बना दी,
ये पैमाना बना दिया है, ये स्टैंडर्ड बना दिया है कि जो बंदा इस प्रोसेस से गुजरेगा, और इसकी सादा मिसाल दे दूं, आप हर बंदा पीएचडी क्यों नहीं कर रहा फिर आप में से? भाईजान जिस सब्जेक्ट में आपने पीएचडी करनी होगी ना, फिर उसकी तरफ आपका क्या होगा, रुझान होगा, मिजाज होगा, कुछ ना कुछ टेम्परामेंट मिलता होगा। समझ आ रही है ना बात की? तो जो पीएचडी पोस्ट डॉक कर लेता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये फला फंक्शन में क्या है, ट्रेंड है, एक्सपर्ट है। बात समझ आ रही है? तो प्लेटो ने लेबर भी डिवाइड कर दी और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी कर दी, यानी कि जो बंदा जिस चीज में क्या था, एक्सपर्ट है। मुझे लगता है उसने डिवीजन ऑफ लेबर और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन नहीं की, सिर्फ कुछ और भी कर दिए बातों ही बातों में। उसने क्या किया है, लोगों की जो एसेंस थी उसको उनके फंक्शन के साथ क्या कर दिया, मैच कर दिया। तो जब एसेंस फंक्शन के साथ मैच कर जाए तो ये उस बंदे का क्या है, मेरिट है। अब आपने मेरे साथ बोलना है, ये उस बंदे का क्या है, मेरिट है। ये उस क्लास का क्या है, मेरिट है। ये उस इदारे का क्या है, मेरिट है। ठीक, अब इसको सादा सिंपल जुबान, जहां से शुरू किया था लेक्चर वहीं पे लेके आए। पाकिस्तान के मसाइल तब हल होंगे जब एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीनों इदारे वो वाला फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो इनका क्या है, एसेंस। क्लियर होगी बात, समझ आ गई? अब अगला सवाल है मेरा, कौन सी क्लास में है आप? ओके, पहला दिन है आप? कल भी आए थे? कल तो इस टाइम क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। नहीं नहीं, आप इससे भी लेट आए, डोंट बी सॉरी। ठीक है, अच्छा जी, चलें आगे चलें जी हम। इसका मतलब है एसेंस बराबर हो जाए फंक्शन के तो ये क्या है, तो मेरिटोक्रेसी हो जाए तो फिर क्या है, तो अगर जस्टिस आ जाए, तो मैंने कहा था दो बीमारियां हैं पाकिस्तान को, कौन कौन सी, सेल्फ इंटरेस्ट और इंटरफेरेंस। आपके पास पूरा 1 मिनट है गौर से सोचने कि इन दोनों बीमारियों का इलाज या किसी एक बीमारी का इलाज अब तक दरियाफ्त हो चुका है या नहीं हो चुका, ये आपने जवाब देना है। सोच के यकदम नहीं, इजी होके जी। नहीं, मेरा फोन ले आओ यासिर जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी आंसर इस चीज को करें, शाबाश। जी बताइए। लंबी बात नहीं हमने करनी, आर यू क्लियर और नॉट? एक एक दो का छोड़ दें, एक मसला हल हो रहा है कि नहीं हो रहा? कौन से वाला? दोनों हो रहे हैं। चले, मैं सबसे पहले जो सबसे आसानी से हल होने वाला है ना, मैं उस पर बात कर रहा हूं। कौन सा पहला? ये इंटरफेरेंस वाला। इंटरफेरेंस को उसने करेक्ट कैसे किया है कि हर बंदा अपने अपना क्या करे, फंक्शन परफॉर्म करे, बस बात खत्म। यानी कि इंटरफेरेंस को उसने खत्म किया थ्रू द नॉन इंटरफेरेंस। और नॉन इंटरफेरेंस क्या कब आएगी? जब हर क्लास अपनी तबीयत के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक क्या करेगी, फंक्शन परफॉर्म। हर इदारा अपनी तबीयत, ट्रेनिंग और मिजाज के मुताबिक क्या करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो उससे क्या खत्म हो जाएगी, इंटरफेरेंस। दूसरा मसला क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट। मैंने
आज आप लोगों से एक बात की है क्लास लेक्चर के स्टार्ट में कि पाकिस्तान का 70 सालों से एक सबसे बड़ा मसला कौन सा है कि लोग सेल्फ इंटरेस्ट को क्या करते हैं, किसके ऊपर। अब इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, क्या पाकिस्तान में सिर्फ ऐसा करते हैं? क्या 2021-22 के लोग ही करते हैं कि पहले वाले भी करते थे? शुरू से करते आ रहे हैं। समझ आ रही बात की? तो ये जनाब दो मसले पाकिस्तान के नहीं है। ये दोनों मसले जब प्लेटो लिख रहा था, एट द टाइम ऑफ प्लेटो 2500 years ago, ये मसले तब भी सियासत का पहला और बुनियादी सवाल यही था कि सियासत, रियासत, पब्लिक ऑफिस, इज इट फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट और फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। आज से 100 साल बाद भी क्या मसला रहेगा पाकिस्तान की रियासत का? यही वाला। समझ आ रही बात? क्लियर होगी बात? तो इसलिए ये जो हमने आर्गुमेंट दिया है कि सेल्फ इंटरेस्ट ओवर पब्लिक इंटरेस्ट, अब इसकी तरफ मैं आपको थोड़ा सा लेके जाऊंगा कि इसका सलूशन प्लेटो ने दे दिया है, इसी चार्ट में मौजूद है, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट है या उस पर मजीद बात करना जरूरी है। जी मुझे थोड़ा सा गाइड करें या मैं फिर आपसे बात शुरू करूं अपनी। आपको नजर आ रहा है वो मसला के हल कहां पड़ा हुआ है? ये सेल्फ इंटरेस्ट को हल कराने वाला, इसका मसले का हल इस चार्ट में कहां मौजूद है? नहीं है? अच्छा, एक चीज नोटिस करें, एक चीज नोट करें, रूल करना क्या है? हुक्मरान, हुक्मरानी उसने किसके हवाले की है? अकल के। ठीक है, अब सबसे पहले मैं अकल से बात, बल्कि पहले इन दो वर्ड्स पे बात कर लेते हैं। ये वर्ड्स अलग-अलग लिखे और इनके मतलब लिखे। एपिटाइट से क्या मुराद है, करेज से क्या मुराद है, और रीजन से क्या मुराद है। नंबर 1, एपिटाइट। एपिटाइट का मतलब है फिजिकल हंगर। एपिटाइट का मतलब है टेम्परेरी प्लेयर्स, डिजायर्स। एपिटाइट का मतलब है रोटी, कपड़ा, मकान। जी बतूल, वेरी गुड जी। एपिटाइट का मतलब है वेल्थ, पैसा। एपिटाइट का मतलब है मटीरियलिज्म। एपिटाइट का मतलब है शॉर्ट साइटेडनेस। एपिटाइट का मतलब है इग्नोरेंस। एपिटाइट का मतलब है लस्ट, लस्ट फॉर मटेरियल वर्ल्ड। समझ आ गई बात? करेज, करेज का मतलब है पैशन, इंस्टिंक्ट, इमोशन, सेंटिमेंट। रेशनैलिटी नहीं आएगी, वो तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है जी। और रीजन से मुराद क्या है? रीजन से मुराद है विजडम, नॉलेज, प्रूडेंस। प्रूडेंस, प्रूडेंस, प्रूडेंस होती है जो लोग अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को कुर्बान कर सकते हैं। बड़े बच्चों को मैंने कहा है कि सब इंस्पेक्टर का पेपर नहीं देना, तुम सीएसएस का मटेरियल हो, तुम सीएसएस करोगे। उन्होंने कहा नहीं उस्ताद जी तुसी गलत हो, मैं ठीक है। वो सब इंस्पेक्टर लग गया, बड़ा खुश, बल्ले बल्ले बल्ले।
2 साल करने के बाद उसको ख्याल आया जिंदगी तो गुजर रही है, उम्र तो थोड़ी रह गई, CSS भी करना है, क्या करें? फिर वापस आ गए छुट्टी लेके, फिर हर टाइम एक ही रोना है, सर टाइम नहीं है, टाइम नहीं, छुट्टी नहीं मिल रही, टाइम नहीं। प्रूडेंस, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को हर बंदा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए सेक्रीफाइस। चलती दुकान को बंद करना इस नीयत से कि कल को मैंने बड़ी दुकान बनानी है, मुश्किल फैसला। नहीं जी, ऐसा ही है ना, वो कहते हैं ना, नो नगद ना तेरा उधार, तो जो मिलता है जेब में डालो, आगे अल्लाह मालिक। ठीक है, कुंडी वाली बात है, कुंडी लगाने वाली बात है। ठीक है, एनीवेज जी, तो अब इसमें मैं जिस पॉइंट में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता हूं वो क्या है यार, उसने जो बादशाही है ना वो किसके हवाले कर दी है? पढ़े लिखे बंदों के पास, कि जिन्होंने PhD की हुई है। ठीक है, जो मैन ऑफ रीजन है, जो मैन ऑफ विजडम है। ठीक है, समझ आ रही बात की? यानी कि प्लेटो ने एक बहुत बड़ी बेट कर दी है कि जो शख्स जिसको 45 साल 40 साल इस चीज के लिए ट्रेन किया जाए कि उसने क्या करना है, रूल करना है, और ट्रेन भी किसको किया जाए, उसकी रीजन को, तो 45 साल के बाद वो बंदा इस काबिल हो जाएगा कि वो क्या करेगा, वो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देगा किसके ऊपर, सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर। ये प्लेटो की अजम्पशन है कि इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो रियासत के अंदर बैठ के पब्लिक ऑफिस को प्राइवेट गेन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन फिर उसको ख्याल आया कि बेशक इंटेलेक्चुअल है, बेशक ट्रेन कर दिया है, लेकिन फिर भी है तो इंसान। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं जो मेरा, अच्छा इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम है जी फिलोसफर किंग। फिलोसफर किंग, फिलोसफर से यहां मुराद क्या है, जिस बंदे ने प्लेटो का ये सारा एजुकेशन का मॉडल टॉप किया है, जिसने PhD इन शॉर्ट कर ली है, इन शॉर्ट जो सियाना बंदा है, इन शॉर्ट जिसने किताबें पढ़ी है, इन शॉर्ट जो रोटी कपड़ा मकान इकट्ठा पढ़ने की बजाय वो क्या कर रहा है, वो नॉलेज उधर उसकी तरफ मोटिवेटेड है। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो ये वो लोग हैं। अब उसने सोचा कि ये जो मेरा फिलोसफर किंग है, आई नीड सम स्पेस जी, जो फिलोसफर किंग है, अगर ये भी चोरी डाका करने लग गया तो फिर क्या बनेगा? उसने कहा कि जी इसके ऊपर क्या करो, एक चेक लगाओ। क्या लगाओ? चेक। और उस चेक का नाम उसने रखा थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। अच्छा जी, जो बच्चे तो सोशल साइंसेस के बैकग्राउंड से हैं उनको पता लग गया कि कम्युनिज्म का क्या मतलब है, और जो बच्चे नहीं हैं उनको मैं बता दूं, मलकियत के दुनिया में 2 मॉडल है। देयर आर 2 मॉडल्स ऑफ ओनरशिप, एक प्राइवेट ओनरशिप और एक पब्लिक ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप की मिसाल है पाकिस्तान। ठीक, यानी कि आपकी जमीन खरीद लो, हड़प कर लो, आपके जी, उसने क्या कहते हैं, कोई विरासत से आ रही, किसी का 2 एकड़ है, किसी की 6 एकड़ है, किसी की 2 मरले है, किसी की नहीं है, ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि पाकिस्तान की जितनी भी जमीन है उसकी जो मलकियत है उसमें मेरा नाम शामिल नहीं होगा, किसी बंदे का नाम शामिल नहीं होगा, बल्कि वो मलकियत किसकी होगी, रियासत पाकिस्तान की, सोसाइटी उसको ओन करेगी। तो प्लेटो क्या कर रहा है, फिलोसफर किंग को इस चीज से बचाने के लिए कि कहीं ये करप्शन ना करे, वो क्या लेके आ रहा है। तो जब हम कम्युनिज्म की बात करते हैं ना, तो हमारे ज़हनों में सबसे पहले क्या, किसकी मिसाल आती है कि शायद ये बात हो रही है किसकी, प्रॉपर्टी की। तो बिल्कुल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। और इसका सिंपल मतलब क्या है, सिंपल इसका ये मतलब है कि जो रियासत का हुक्मरान होगा, यानी कि जो फिलोसफर किंग होगा, he or she will not be allowed to have the private property. वो जाती जायदाद उस ऑफिस का इस्तेमाल करके
नहीं बना, वैसे भी नहीं बना सकता, जाती जायदाद उसको मन है, चक्कर ही नहीं है ना, यही चीज है। ये सब सिर्फ रूल के लिए। जी ये रूलर के लिए। लेकिन जो खतरनाक चीज है, साथ वो कहता है कि सिर्फ प्रॉपर्टी की कम्युनिज्म नहीं होगी, फैमिली की भी होगी। अब ये बड़े लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट होगा कि ये कैसे है। ये इस तरह से है, ये 3 खवातीन हैं, ये 3 मर्द हैं। रूटीन में ये होता है कि किसी भी खातून की किसी भी मर्द से जहां जोड़े ने बनना हो वो बन के, तो वो अपने अपने जोड़े बन के रहना शुरू हो जाते हैं। ये है प्राइवेट फैमिली। ये क्या है? प्राइवेट फैमिली। लेकिन प्लेटो ने क्या कहा? फैमिली की भी क्या होनी चाहिए? कम्युनिज्म होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिस वुमेन इज वाइफ टू all 3 people. So is the B, so is the C. इसी तरह ये जो है, ये भी इन तीनों के खावंद हैं, ये भी इन तीनों के खावंद हैं, और ये भी इन तीनों के खावंद। यानी कि जहां मौका, ठीक है, आपकी नीयत, जो चीजें सब जहां फिक्स हो जाए, आप लोग अपनी तरतीब वहां पे लगा लें, कोई मसला नहीं। समझ आ रही? समझ आ रही है? जारी बात है ना, मौका तरतीब तो लगानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, तो ग्राउंड बनानी पड़ेगी। एनीवेज, तो ये मियाँ बीवी का जो रिलेशन है ये वाला, जारी बात है उससे क्या होंगे? बच्चे भी पैदा होंगे, ठीक है। वाइफ, हस्बैंड और चिल्ड्रन, ये ट्रियो जो है, इसको हमने क्या कहा हुआ है? फैमिली। उसने इन तीनों नामों को मौजूद रखा है, ठीक है। बच्चे भी आ गए, बीवी भी है, और एक चीज उसने अंदर से निकाल दी है। वो कौन सी है? ऑनरशिप। ऑनरशिप। इनमें से कोई एक बंदा कह सकता है कि ये मेरी बीवी है? इनमें से कोई खातून कह सकती है ये मेरा हस्बैंड है? और बच्चों की बात करें तो हो सकता है कोई बच्चा आपको अपनी शक्ल जैसा नजर आ रहा हो कि यही मेरा होगा, लेकिन फिर आपके ज़हन में ख्याल आया हो कि बाद में कहीं और भी तो तरतीब लग सकती। समझ आ गई बात? तो बच्चा है, बच्चा है, लेकिन उसके अंदर पर्सनल सेंटीमेंट नहीं है, वो निकाल लिया उसने, ठीक। गली में रोते बच्चे, नंगे पैर घूमते बच्चे, हम सबको क्या लगते हैं? तरस आता है। इमेजिन कि आपका अपना बच्चा इस हालत में हो, तो फिर सिर्फ तरस नहीं आएगा, फिर तुझी मातम करोगे। ये होता है बच्चों से प्यार होना और अपने बच्चों से प्यार होना। तो प्लेटो ने उनको बच्चे दे दिए, उनके अंदर से अपनापन जो है वो क्या कर लिया? माइनस कर लिया। उसकी वजह, वो इतना समझदार बंदा था, उसको पता था कि 2021-22 में पाकिस्तान में पता क्या होना है? किसी महकमे के अंदर ग्रेड 16 का पुराना बाबा 55 साल का, वो करप्शन इसलिए नहीं करता कि उसने अब खुद जो है ना वो कोई अमेरिका जाना है, दुबई जाना है, कोई याशियां करनी है, उसकी तो उम्र गुजर गई। उसको प्रॉब्लम ये है कि उसने अपने बच्चों को बाहर के मुल्क पढ़ाना है, उसने अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, ये वो सब क्या करने? मेंटेन करके। यानी कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जो बादशाह होते हैं ना, ये बेचारे अपनी जात में करप्शन करना चाहें या ना करना चाहें वो तो एक अलग बात है, लेकिन प्राइवेट फैमिली भी इनको कहीं ना कहीं क्या करती है? डिस्टर्ब करती है, मजबूर करती है। कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितने सरकारी मुलाजिम हैं, वो ऐलान इस चीज का इजहार करते हैं, ठीक है, कि भाईजान बेगमात जो हैं उनके ये मसले हैं, और उनको हल करने के लिए हमें बाकी लोगों के लिए मसले क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक। और उनका हल देते हैं हम तब जब हमें उसकी मुनासिब फीस मिलती है। तो प्लेटो का मकसद क्या है? प्लेटो का मकसद क्या था? इस बंदे को हुक्मरानी देना,
कि इससे वो तवक्को कर रहा है कि शायद नॉलेज विजडम रीजन वाला बंदा जो है वो क्या करेगा, वो वेल्थ, रोटी कपड़ा मकान प्रेस्टीज जज्बातियत लड़ाई झगड़ा इनकी बजाय किस चीज को परसू करेगा, कलेक्टिव इंटरेस्ट को, पब्लिक इंटरेस्ट को। समझ आ रही बात? दो चीजें उसने की हैं, आपको जो सेक्सुअल नीड है वो भी सेटिस्फाई करवा दी है, लेकिन अब मैंने कल बात की थी ना कि आपके हो सकता है जो पर्सनल अकीदे हैं उससे वो चीज क्या करे, टकरा जाए, तो आपने बंदूक निकाल लेनी कि ए हला लाला इन्हें गल क्यों की थी, यदि ऐसी दी ऐसी। ठीक, तो हो सकता है ये आपका जो हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको क्या कर रहा हो, निगेट कर रहा हो। मैंने पहले कहा है ना कि हम हमारा मसला है, ठीक है, हम करते वैसे ही है जैसे गोरे करते हैं, ठीक है, लेकिन हम मानते नहीं है। मसलन हर, अभी मैं इधर कहूँ ना, ये सिस्टम बड़ा अच्छा है, हर बंदे ने क्या कहना है, सर अस्तगफिरुल्लाह, खुदा का खौफ करे, आप यहाँ पे फाशी और रियानी को फरोग दे रहे हैं, ठीक है, जाके गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर एनजीओ से डाटा ले लें, हैं, तो पता चलता है 50% जो मैरिड कपल्स हैं वो एक्स्ट्रा मटेरियल मैरिटल अफेयर्स को एंजॉय करते हैं। तो ये क्या है, समझ आ रही बात? तो इसलिए मॉरल जजमेंट जो है वो कोशिश करें कि आप ना ही पास करें, करना भी है तो पेपर में करके आए, क्लास की हद तक जो है वो उसको गुजार। ये जो दो अपर क्लासेस हम्म, उसके लिए जो है ना ये नहीं होगा। जी नहीं नहीं होगा, हाँ ऊपर इनके, हाँ इनके लिए नहीं होगा, इनके लिए खास तौर पे इनके लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सर जो क्लास में के बच्चों में सर वो भी पैसे से आएंगे फर्स्ट सेकंड पे। जी जी जी, ऐसा ही है। और सर ये क्या वो जो आज की प्लेटोरिज्म जस्टिस सिस्टम मीडिया एजुकेशन मीडिया और कम्युनिज्म मतलब उस वक्त पुलिस तरह क्या तो गए थे और इस बात को मतलब अपने एक नया सिस्टम लेके जी ये दो जो मैंने आपसे पहले मसले बताए हैं ना, ये उस टाइम की जो सोसाइटी है ये उसके अंदर प्रेवलेंट इश्यूज थे, इनका सोल्यूशन देने के लिए आइडिया उसका एक है जो अपना जस्टिस का, फिर उसके अंदर आगे फर्दर उसकी बात जो है उसके अंदर कनेक्टिविटी है। ठीक है जी, तो अब अगर सारा लेक्चर जो अभी तक हुआ है उसको हम थोड़ा किसी कंक्रीट फॉर्म में लेके आए, तो प्लेटो साहब ने बेसिकली क्या कहा है कि भाई नॉलेज के थ्रू ना, किसके थ्रू, नॉलेज के थ्रू, रीजन के थ्रू जो स्टेट चलेगी उस स्टेट का कामयाब होने का जो चांस है वो क्या है, ज्यादा। क्लियर हो गया? चलें, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी नॉलेज, अच्छा अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप बड़ी जल्दी मान गए हैं। नॉलेज, नॉलेज किस चीज का होगा, बॉटनी का, जूलॉजी का, क्रिमिनोलॉजी का, किसका? different चीजों का like state या specific। खास तौर पे किसका जी, सियासत का, रियासत का, मुआशरे का, ठीक है, ये नॉलेज होगा। और उस नॉलेज की क्वालिटी क्या होगी, कौन सा नॉलेज होगा, ये तो हो गया ना, उस किसका नॉलेज होगा। अब टाइप ऑफ नॉलेज क्या होगी,
जी जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गाइस कनेक्टेड? ओके जी, तो हम बात कर रहे हैं कि बेस्ट जो हमारा रूलर है वो कौन है? जो अकल रखता है, शऊर रखता है, नॉलेज रखता है। अकल, शऊर, नॉलेज किस चीज का? जस्टिस का, स्टेट का। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो अब जरा एक चीज थोड़ी सी, हम नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं कि प्लेटो के करीब सबसे अच्छी स्टेट कौन सी है? आइडियल स्टेज। आइडियल कौन सी है फिर? जिसका रूलर कौन है? जिस बंदे के पास क्या है? तो रीजन किसके पास है? फिलोसफर किंग के पास। तो अच्छी स्टेट कौन है? विच इज रूल्ड बाय, और फिलोसफर ये क्या पोजेस करता है? नॉलेज को। और नॉलेज किस चीज का? जस्टिस या जस्ट स्टेट का। जस्ट स्टेट का, यानी कि जस्टिस, जहां पे जस्टिस होता है। क्लियर हो रही है बात? नॉलेज, मैंने कल बात की थी, प्लेटो का एक फिरका है, कौन से वाला? नॉलेज इज वर्चू या पावर। तो उसका मुझे बताएं, जो बेस्ट स्टेट है वो कौन चला रहा है? नॉलेज। तो ये थीसिस जो है हमारा वैलिडेट होता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे मजेदार और सबसे बेहतरीन चीज की तरफ, और वो ये है, जस्टिस किसके बराबर है जी? अब कोई बच्चा लिखेगा नहीं जी। जस्टिस किसके बराबर है? मेरिट। और मेरिट कब होगा? जब एसेंस बराबर होगा फंक्शन के। राइट? फंक्शन और एसेंस कब बराबर होंगे? जब एजुकेशन लाएंगे वो क्या करेगी? डिवीजन ऑफ लेबर और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। इस डिवीजन ऑफ लेबर और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के नतीजे में क्या होगा? हर क्लास को उसके अकॉर्डिंगली क्या मिलेगा? फंक्शन मिलेगा। यानी कि एसेंस के बदले क्या मिलेगा? फंक्शन मिलेगा। उनमें से एक जो एसेंस है कौन सा हमारे काम का? रूलर। तो वो क्या कर रहा है? रूल कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है? नॉलेज के थ्रू। और नॉलेज उसके पास कौन सा है? समझ आ रही बात? इस तरह से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ननु, अब एक जुमला लिख लें।
जी एक बात तो यहां पे क्लियर होगी कि जो चीज जस्ट होगी ना वो फिर नॉलेजेबल भी होगी। जो चीज जस्ट है वो क्या है? नॉलेजेबल है। बड़ी देर से आप लोग सवाल कर रहे हैं वर्चू, वर्चू क्या है? नेकी उसकी उसकी उस चीज की असल एसेंस। तो इसका मतलब है जो चीज अपने असल पे होगी, जो चीज क्या होगी? अपने असल पे होगी, वो वर्चू होगी। ठीक है, तो मुझे बताएं, ये बंदा जब स्टेट को रूल कर रहा है, ये बंदा जब स्टेट को रूल कर रहा है, तो क्या स्टेट को नॉलेजेबल बंदे को रूल नहीं करना चाहिए आइडियली? नहीं? क्या सोसाइटी में आइडियली जिस बंदे का जो एसेंस हो उसका वही मेरिट नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो जो चीज जस्ट होगी वो क्या होगी? नॉलेजेबल। और जो चीज नॉलेजेबल होगी वो नेक भी होगी, वो ठीक भी होगी। ठीक, और वही चीज क्या होगी? वही चीज गुड भी होगी, और वही चीज ब्यूटीफुल भी होगी। आप अक्सर जगहों पर जाते हैं ना, किसी नज़ारे को देखते हैं और आप जाके कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल इमेज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन। व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय ब्यूटी? ब्यूटी क्या है बताइए? नहीं मतलब एक एक मैं मिसाल दे देता हूँ, चांद चमक रहा है, आप कहते हैं वाह क्या खूबसूरत रात है, इसमें इसमें खूबसूरती क्या है? पहाड़ है, आप ऊंचे पहाड़ों को देख के कहते हैं वाह क्या खूबसूरत पहाड़ है। दिल को जो लग जाए, दिल को कौन सी चीज लगती है? जो नेचर के मुताबिक। अब वापस आ जाएं जहां से हमने बात शुरू की थी। अगर आपका कान सुनता है, सुनना इसका फंक्शन है, तो क्या ये इसका इंसाफ नहीं है? तो फिर क्या यही इसकी खूबसूरती नहीं है कि ये सुनता है? और कान से आपने खाना थोड़ी खाना है। सूरज अगर चमकेगा तो ये उसका इंसाफ है, ये उसकी अच्छाई है, ये उसकी नेकी है, ये उसकी खूबसूरती है। समझ आ रही बात? अब इसको पॉलिटिकल फिलॉसफी पे अप्लाई करें। जिस बंदे में एपीटाइट की वर्चू डोमिनेंट हो जाए, वो अगर लेबर करता है, प्रोडक्शन करता है, तो यही उसकी खूबसूरती है, यही उसकी अच्छाई है, यही उसका इंसाफ है। जो बंदा जज्बात में हो उसको आप करेज सिक्योरिटी का काम दे दे, तो वो उसका क्या है? इंसाफ है। ठीक है, और जिस बंदे में अक्ल, शऊर, नॉलेज, विजडम का ये चीजें डोमिनेट कर जाएं, उस बंदे को रियासत सियासत का इंचार्ज बना देना, यानी कि रूलर बना देना, ये उसका क्या है? इंसाफ। तो जो चीज जुडिशियस है वो नॉलेजेबल भी है, और जो नॉलेजेबल है वो वर्चुअस भी है, और जो वर्चुअस है वो गुड भी है, और जो गुड है वो खूबसूरत भी है। दैट इज वाई नॉलेज इज वर्च्यू एंड वर्च्यू इज नॉलेज। ये फिक्रा किसका है? नो, ये सोक्रेटिस का है। अब पहुंच गए हम सोक्रेटिस तक। ये चीज है।
समझ आ रही बात? ठीक, नॉलेज इज वर्च्यू एंड वर्च्यू इज नॉलेज. So in contemporary affairs, you can say like that Trump was a businessman, but he was detected as a statesman. A state जी, जी. person. So whatever happened in America from last 5 years, it is because that he was not assigned as special. अभी मैं आपको कहूंगा कि जो आपने बात की है इट इज करेक्ट, बट जब हम मॉडर्न डे रेलेवेंस पे बात करेंगे शायद आपके ज़हन में ट्रंप के अलावा लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इसी जाब्ते में जाविये में आ जाए. ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो आज हमने जी ये जितनी भी डिस्कशन की है फ्रॉम जस्टिस टिल नाउ, इस पूरे को हम कहते हैं प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस नंबर 1. नंबर 2 इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लेटो की आइडियल स्टेट. क्लियर हो गया? नंबर 3 इसको ही हम कहते हैं अ स्टेट विच इज रूल्ड बाय नॉलेज, विच इज रूल्ड बाय रीजन. ठीक है, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं हमें मिला, जो सवाल मैंने ही पिछली 2 क्लासेस में रेज किया. ठीक है, कि इस सारी जो डिस्कशन है इसमें अभी तक हमने प्लेटो की ना तो मेटाफिजिक्स पढ़ी है और ना ही एपिस्टेमोलॉजी पढ़ी. ठीक है, कल ये लेक्चर रिवाइज करिए, पढ़िए अच्छी तरह से, इसको अंडरस्टैंड कीजिए. ठीक है, और अगले लेक्चर में ये जो वर्ड रीजन है ना, ये देखिएगा, ये आपको बड़ा आगे इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन है उसकी तरफ लेके जाएगा. और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल फिनिश प्लेटो इन ऑल एस्पेक्ट्स. अभी हमने प्लेटो की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो डिस्कस की है, उसकी जो फिलॉसफी है वो डिस्कस नंबर 1. नंबर 2 अभी तक हमने प्लेटो की जो टोटल डिस्कशन है वो कंप्लीट नहीं की. नंबर 3 अभी तक हमने प्लेटो की मॉडर्न डे रेलेवेंस नहीं पढ़ी. और नंबर 4 हमने प्लेटो की बातों का तनकीदी जायजा अभी तक नहीं लिया. क्लियर हो गया? ये चारों चीजें हमारी अगली क्लास जो है उसका क्या होंगी, मौजूद. कुछ भी नहीं करना, चिल करें, एंजॉय करें, इजाशी मारें, बट ये आखिरी हफ्ता, अगले हफ्ते से फिर पढ़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी. अभी जी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, आप लोगों के पास 2 नंबर होने चाहिए एकेडमी की. एक नंबर वो है जो एडमिन का नंबर है 0324 वाला. ठीक है, एक नंबर आपके पास ये भी होना चाहिए 0333808403 ठीक है, इस नंबर को जी आपने मेरे नाम से सेव कर लेना है, वकास नवाज के नाम से. ठीक है, और इस नंबर पे आपने अपना नाम, अपनी लास्ट डिग्री, ठीक है, कितने मंथ हो गए आपको तैयारी करते हुए, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस आपने कब रखा है, क्यों रखा है, कौन सी आपने अटेम्प्ट देनी है, और जिंदगी में पूरी में अपने सिलेबस के अलावा आपने कौन कौन सी किताब जो है वो आज तक पढ़ी है. ये सारी चीजें आपने इस पे व्हाट्सएप करनी है. ठीक है, और आपका सेक्शन है 31 जैन, ये भी आपने जरा उसमें मेंशन कर देना है कि हमारा सेशन है 31 जैन वाला. क्लियर हो गया जी? ग्रुप में नहीं भेजनी. ठीक है, ग्रुप में भी अगर आपको ये नंबर नहीं है या कोई मसला हो तो फिर ग्रुप जो है हमारा, उसकी जो एडमिन है लिस्ट है उसमें भी मेरा नंबर ये वाला मौजूद है. ठीक है, ताकि हम अगली क्लास जो है उसमें आपको रीडिंग मटेरियल जो है वो सजेस्ट कर सकूं. वो मैं सजेस्ट करूंगा जब आप अपना, वो जिसको कहते हैं ना, अपना नॉलेज इधर देंगे, फिर पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा है उसको कौन से वाली किताब जो है वो रिकमेंड करनी चाहिए. क्लियर होगी बात? तो अभी इस वीक के लिए देयर इज नो रीडिंग. ठीक है, आप सिंपल जो हमने पढ़ा है इसको अंडरस्टैंड कीजिए, इसको समझिए. ठीक है, और फिर हम आगे इंशाल्लाह जो है उसको लेके चलेंगे. जी, किसी बच्चे का कोई सवाल, कोई मसला? जी फिरदौस, प्लेटो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कैसे था? सर आप तो बहुत आगे चले गए. जी मैं
आप बहुत आगे चले गए, अभी तो हम बड़ी बेसिक चीजों पे हैं, वो अभी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्यों था। ठीक है जी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी और बच्चे का कोई सवाल, कोई मसला? जी आप में से जो बच्चे आ जाए हैं, आपका पहला लेक्चर था जी, ठीक है, समझ आ गया। चले, और कोई स्टूडेंट जी, आप लोग ठीक है जी। आज आपने फिर पहला, पिछले 2 दिन तो हम वो ट्राई बॉल ही खेलते रहे ना, आज हमने फिर पहली बॉल खेली है प्लेटो की सूरत में, तो चले होपफुली कि आपको बेहतर इवेल्युएशन हो जाएगी कि हम। जी उस्मान अफजाल साहब प्लीज व्हाट्सएप वो कर दें मुझे, कोई भी क्वेश्चन है या अभी कोई इशू है। जी रिजवान साहब, ये अब नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लेंगे। आई होप कि जो बातें हमने डिस्कस की हैं उसमें हम जरूर लें। जी आज हमारी डेमोन्स्ट्रेशन की क्लासेस ओवर हो गई हैं, तो अब इंशाल्लाह मंडे से जो है वो जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, तो वो जो है आप लोग एडमिन का जो नंबर लिखा हुआ है इस पे या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लें, ठीक है। लें जी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को, ठीक है।